हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा था, अभी तक हम सब पॉलिटिकल साइंस पे फोकस कर रहे थे। अब हमने जनरल नॉलेज जो जीएस उसका एक पार्ट है जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस कहिए, जनरल नॉलेज कहिए, क्योंकि वहाँ पे जनरल नॉलेज सिलेबस में दिया हुआ है। तो उसमें टॉपिक दिए हुए थे, हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था जिसमें अलग अलग तरीके से हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट से, पॉलिटी से और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। और तो टॉपिक बहुत ढेर सारे हैं और सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आना उन्हीं में से है। लगभग आधे टॉपिक्स में से तो क्वेश्चन आएंगे ही, तो आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। तो हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि जीएस को भी आपको करवा देंगे और दूसरा याद करा देंगे, क्योंकि याद रखना भी ज़रूरी है। तो जनरल नॉलेज का आज हम फोकस कर रहे हैं भारत के भूगोल पे। तो भारत का जो भूगोल है वो हम सब ने पढ़ा है, जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये सोचना कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि आसानी से इसको डील करें और जो बेसिक चीज़ें हैं उसका रिवीजन कर ले, जो हमने बचपन में पढ़ी हैं, जो बाद में पढ़ी हैं, जो हम सुनते रहते हैं कभी न्यूज़ के थ्रू, कभी न्यूज़पेपर के थ्रू, या हम बोलचाल की भाषा में भी जानते रहते हैं, उसी को याद रखना, उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, बस इतना ही कर देंगे। और बहुत ज़्यादा डीप ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डीप इसमें नहीं आता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि एक सामान्य परिचय, ऑल्दो ये हिंदी में है लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट इंग्लिश टू, कि हम हिंदी इंग्लिश में भी करेंगे। और इसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि हमारा कैपिटल स्टडी सर्कल लखनऊ में भी खुल चुका है। अगर जो लोग हमको ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस का और पॉलिटिकल साइंस का और हिंदी का, सोशियोलॉजी का 3 बैचेस हमारे चल रहे हैं। इसके अलावा भी साइंसेस के बैच हम शुरू करेंगे अगर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए भी। तो देखते हैं सामान्य परिचय भारत के बारे में जो हम जानते हैं क्या है। भारत के बारे में सही कथन क्या है? यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। सही है, बिल्कुल। 82.3 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आप जैसे जानते हैं कि ग्लोब में हमारा जो आइडिया है, हमने अपना इंडिया इस तरह से है, तो 82.3 डिग्री जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर जिसको हम कहते हैं, वो उसको स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम IST कहते हैं, वो मान लिया है। भारतवर्ष का आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वें सबसे बड़ा देश है। ये सबको मालूम है, हमने बचपन में पढ़ा। 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है। एट द सेम टाइम भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 2.4%। परंतु इसकी जनसंख्या जो है, अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है पूरे वर्ल्ड की। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो एरिया हमारा बहुत कम है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार। भारतवर्ष में गाँव की संख्या क्या है ये पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे टोटल कितने लगभग पूछे जाएंगे, कभी ये नहीं। 6,40,930 जनगणना 2011 के अनुसार। तो देख सकते हैं कि 6,40,930 गांव हैं हमारे पास, तो होंगे भी, बहुत बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अक्षांशीय जो हेमिस्फीयर के अंदर हमारा जो लैंडस्केप है उसके बारे में देखते हैं। भारत का विस्तृत है 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर के मध्य। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इस तरह से देखें, ग्लोब बड़ा सा देख लें, तो उस ग्लोब पे हमारा जो आइडिया है कि आप इक्वेटर देख लेंगे, भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर है हम, तो वहाँ पे क्या है, उत्तर से दक्षिण। तो 8.4 जो है, क्योंकि यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इक्वेटर की तरफ चलते हैं, तो हम 8.4 से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दोनों ही चीज़ उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि हम दक्षिण की तरफ नहीं हैं। जो कंट्रीज़
इक्वेटर पे हैं तो दक्षिणी अक्षांश पे भी हो सकते हैं, उत्तरी अक्षांश पे भी हो सकते हैं, लेकिन हम कहाँ पे हैं? सिर्फ एक ही अक्षांश, उत्तरी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें ही हम हैं। ईस्ट टू वेस्ट देखें तो 68.7 यहाँ पे और 97.25 जो अरुणाचल है हमारा, वहाँ तक हम फैले हुए हैं। तो दोनों तरफ से अगर हम लोकेट करते हैं ग्लोब पे तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो याद रखना 8.4 37.6 उत्तरी अक्षांश, 8.4 37.6, 68.7 to 97.24 पूर्वी देशांतर में। तो पूर्वी अक्षांश देशांतर में भी देखें तो हम पूर्व की तरफ हैं, और अगर हम इस तरह से देखें तो हम उत्तर की तरफ हैं। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरी तरफ जो होती है मकर रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, तो ये मध्य से लगभग गुजरती है भारत के, और उधर से ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो तो दूसरी तरफ है। तो ये लगभग मध्य से, ये इम्पोर्टेंट है। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान, सिक्किम से जो गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से। उस तरफ सिक्किम से जो गुजरेगी, इधर अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो सिक्किम से वही रेखा गुजर रही है, और वेस्ट की तरफ देखें तो राजस्थान से। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। तो 70 डिग्री ईस्टर्न जो रेखा देशांतर रेखा है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में 70 डिग्री। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम देखें तो 82.30 जो नैनी इलाहाबाद में गुजरती है, वहाँ से हमने इसको स्टैंडर्ड मांगा है। आगे बढ़ जाते हैं। अक्षांशीय विस्तार के बाद हम देखते हैं कि भारत एवं कर्क रेखा जो हमने बात की, कर्क रेखा का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से गुजरता है, इससे बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा किसी भी तरह। जैसे अगर हम देखें तो गुजरात जी, राजस्थान RM, GRM तो हो गया GRM गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड JS, झारखंड, छत्तीसगढ़, और अगर हम देखें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल को हम देख सकते हैं, अगर हम हिंदी में कर लें तो PTM, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, PTM, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है स्कूलों में। उसी तरह से हम देखें GRM JS, मान लो GRM JS कोई स्कूल है उसकी PTM है, तो GRM JS से आप कर सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, GC है वैसे छत्तीसगढ़ कॉलेज मान लीजिए इसको JC, तो PTM उसकी जो है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा और मिजोरम में ही जाती है ये कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं कि ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे बहुत से क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपको। अब आगे देखते हैं, भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। अब टोटल नंबर ऑफ कितने है आपने खुद यहाँ से देख लिए, 3 3 6 2 8 यहाँ से निकल गया। अगर आपको ये चीज़ याद है, GRM JC PTM, GRM JC का मान लीजिए GRM J कॉलेज है, GRM J कॉलेज कर लीजिए, GRM J कॉलेज की पेरेंट्स मीटिंग, तो उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। तो अब कौन सा है कर्क रेखा से? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर। अगर मैप में देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स हैं, अगरतला कहाँ हो जाएगा, तो इस तरह से गांधीनगर इसका सही आंसर है। गांधीनगर सबसे करीब गुजरती है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कौन सा? कोलकाता। अगर आप मैप में देखेंगे, आप मैप खोल के देख लीजिए और उसको लाइन देख लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा को देखेंगे तो आप आसानी से पता कर लेंगे। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23.30 उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा जो है, अभी हमने सबसे पहले बात की थी कि कर्क रेखा लगभग आधे में बांट देता है भारत को। अगर हम भारत को इस तरह से बना लें
तो आधे में बांट देता है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। तो कर्क रेखा के उत्तर में देखिए, अभी हमने बात इससे देखें, जीआरएमजे कॉलेज जो है उसकी पीटीएम है। तो कौन कौन से, तो झारखंड कर्क रेखा पे है, मणिपुर अभी नहीं है, मिजोरम है, यहाँ से देख लीजिए मिजोरम है, त्रिपुरा भी कर्क रेखा पे है। तो ये तीनों तो हो गए कर्क रेखा पे। तो उसके उत्तर में कौन हो गया? मणिपुर, क्योंकि मणिपुर कर्क रेखा पे नहीं था, मणिपुर यहाँ पे है। तो क्या हो गया? कर्क रेखा से थोड़ा सा उत्तर की तरफ है। तो इसका सही आंसर आपने मैंने बताया ना कि यहाँ अगर ये चीज़ आपने याद कर लिए जीआरएमजे कॉलेज की पीटीएम, तो उससे बहुत आसानी से आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी कहाँ पे? ये देखेंगे तो आप सबसे अधिक, बाकी सारे जो है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, ये सारे लोग ईस्ट की तरफ हैं। चेन्नई ईस्ट ये यहाँ पे है। अगर दिल्ली देखें तो थोड़ा सा ये पीछे की तरफ है, तो दिल्ली की सबसे अधिक होगी। आगे बढ़ते हैं और हम स्टैंडर्ड टाइम देख लेते हैं। मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम कहते हैं। तो जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति जिस यामोत्तर पर वो है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, इसको हम बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। क्योंकि अगर आप पूरे वो मैप को देखेंगे तो एक पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है, इसको घूमने में पूरी पृथ्वी को 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 24 × 60। तो 6 × 24 का 4, 2 हाथ से 6 × 2 = 12, तो 14, 144। तो इतने मिनट 1440 मिनट हैं। इसको अगर हम देखें 360 से डिवाइड कर दें, क्योंकि पूरा घूमने में कितना डिग्री घूम रही है? 360। तो क्या आ जाता है? 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। अब यहाँ से हमने निकाल लिया। अब अगर यहाँ से पता करना हो भारत की स्थिति कहाँ पे है, 82.30 भी बात हमने की थी। तो 82.30 जो है, और ये क्या कह रहा है कि 6 बज रहा है। तो हमारे यहाँ मध्यरात्रि है, मतलब 12 बजा है और 6 घंटे आगे है वो। तो 6 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 6 घंटे में 36, 360 मिनट हो जाएंगे। और 360 का मतलब क्या हो गया? 360 मिनट जो है वो आगे है। अब कितने डिग्री घूम जाएगा उतनी देर में? तो 4 डिवाइड कर देंगे तो 90 आ गया। तो 90 डिग्री आगे घूम जाएगा। तो 90 इसमें प्लस कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे तो हम 82 पे थे और 90 डिग्री आगे घूम जाएगी पृथ्वी। तो कितना आएगा? 172.30 ईस्ट की तरफ। तो ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा लेंगे, अभी आगे भी कई बार आएगा, तो हम बार बार फॉर्मूला नहीं बताएंगे, आपको बता देते हैं कि किस तरह से निकालना है। आप लॉजिक लगा सकते हैं कि 360 डिग्री घूमने में पूरा 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे में जितने मिनट होंगे उसको डिवाइड कर दीजिए, उसको भाग कर दीजिए, अपने आप एक डिग्री घूमने में आ जाएगा कि कितना मिनट लगता है। तो अब जब भी जितना भी घंटा दिया हो, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले उसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, उतना जोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? बताइए। 2 घंटे का। इसका है फिर से जो हमने डिग्री बताई थी कि ईस्टर्न पार्ट में कितना डिग्री है और वेस्टर्न, तो दोनों को जोड़ उससे निकाल लेंगे कि जितना डिग्री घूमती है उसके हिसाब से। तो 2 घंटे का अंतर आता है। सत्य कथन है कौन सा? औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच में है। सही। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की स्थिति अधिक दक्षिणावर्त है। ये भी सही है कि चेन्नई अगर देखें तो बेंगलुरु जो है वो ज़्यादा दक्षिण की तरफ है। आगे देख लेते हैं कि रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है।
रीवा, अगर मैप में आप देखेंगे तो रीवा सबसे पास आएगा। भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा। तो आप इसी फॉर्मूले से आप जोड़ सकते हैं कि 92 डिग्री है और ये क्या है 82.3 डिग्री स्टैंडर्ड से हम देखें तो हम लगभग 10 डिग्री आगे की बात कर रहे हैं। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 38 मिनट आगे आएगा। तो 10.38, ऑल्दो इंडिया में एक ही टाइम जोन है इसलिए हम वहाँ भी 10 ही बजेगा, लेकिन सिर्फ कैलकुलेट करने की बात बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे 10 बज रहा है वहाँ पे कितना बजेगा शिलांग में, तो भी 10 ऑफिशियली 10 ही बजेगा, लेकिन हम कैलकुलेट जो करते हैं देशांतर के हिसाब से तो हम 10.38 बताएंगे। आगे बढ़ जाते हैं मानक समय के। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं हमने बताया कि ऐसा आप जितने डिग्री जोड़ लीजिए और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है तो उससे आ जाएगा 14.3। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से, क्योंकि आप देखेंगे मैप में तो स्टैंडर्ड टाइम 82.30 जो है इलाहाबाद अगर हम देखें, फिर छत्तीसगढ़ से जो गुजरती है, आंध्र प्रदेश से जाता है, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो लैनी इलाहाबाद जो है वहाँ से ही गुजर रही है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, लेकिन महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती। महाराष्ट्र इस पश्चिम की तरफ है, तो लॉजिक लगा के भी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के जो है। भारतीय मानक समय के देशांतर रेखा 82.30 गुजरती है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में भी नैनी जो है वहाँ से, तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, फिर से वही 82.3 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न जो है उस तरफ। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच समय GMT में अंतर पाया जाता है कितना, प्लस माइनस 5.5 घंटे का, क्योंकि अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम 5.5 घंटा जोड़ देते हैं और पीछे जाते हैं तो 5.5 घंटा घटा देते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कंडला में सूर्योदय होगा। सिंपली हमने बात की थी कि अरुणाचल और इसके बीच में 2 घंटे का अंतर है तो 7 बजे के लगभग होगा। आगे बढ़ जाते हैं, दूरस्थ बिंदु कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो भारत के दूरस्थ दक्षिण बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो क्या है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहाँ पे, जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, ग्रेट निकोबार पे। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार आपने देखा है, तो अंडमान निकोबार बहुत से आइलैंड हैं और ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि अभी क्या हुआ है, अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स थे उनको जो हमारे परमवीर चक्र जिनको मिले थे उनके नाम पे उन आइलैंड्स का नाम रख दिया गया है। तो इसका रेलेवेंस फिर से बढ़ गया कि अंडमान निकोबार से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अंडमान निकोबार के निकोबार जो ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट है, क्योंकि इंडिया मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ तक, तो वो हमको सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है वो माना जाता है। और भारत के राज्य में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ये हमने देख ही लिया। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है, 68.7 डिग्री पूर्व गोवा जो गुजरात में है वहाँ पे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे वेस्टर्न पार्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं, सीमावर्ती देश जो इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी कंट्री के इंटरनेशनल, आज के समय अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया तो उसके हिसाब से भी जो है हम देख सकते हैं। सत्य कथन क्या है, असम, भूटान जो है, असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। अगर आप आसाम को देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स है, तो एक तरफ भूटान है दूसरी तरफ बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है तो ये भी भूटान से लगा हुआ है और
इधर बीच में तो यहाँ पे बांग्लादेश है ही। मिज़ोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा में है। मिज़ोरम इस तरफ है, तो ये क्या है, एक तरफ तो बांग्लादेश से लगा हुआ है और दूसरी तरफ म्यांमार से लगा हुआ है। ठीक है, तो मैप देखते रहेंगे तो कुछ कोई दिक्कत, एक बार आप मैप देख लेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वो कौन सा है? मणिपुर, क्योंकि मणिपुर इस तरफ है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से तो मिलती है लेकिन बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मेघालय है क्योंकि आसाम में का पार्ट था, आसाम से अलग हो गया। असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है। तो त्रिपुरा, मिज़ोरम और अगर हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, ये हमारा जो कर्क रेखा है वहाँ से भी गुजरती है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो हमने PTM बोला था ना, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, तो ये तीनों और इसके अलावा मेघालय, असम जो है, ये 2 राज्य और बांग्लादेश से लगते हैं और बांग्लादेश से ही इंडिया की सबसे लंबी सीमा शेयर करता है। जो बॉर्डर है सबसे लंबा वो बांग्लादेश से ही है। पाकिस्तान और नेपाल को छोड़ के हम बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा शेयर करते हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। किसकी? मेघालय की, क्योंकि मेघालय को अगर आप देखेंगे तो असम में बट गया नीचे से, तो वो जो है वो भूटान से नहीं मिलता है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है हमारा? बिल्कुल बॉर्डर, एक तरफ चाइना को और दूसरी तरफ म्यांमार को बहुत ज़्यादा हम स्पर्श करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये ठीक है। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम की। म्यांमार से असम नहीं मिलता है क्योंकि वो उस तरफ देखेंगे तो अरुणाचल की है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, बाकी कंट्रीज़ है, स्टेट है, लेकिन असम डायरेक्टली म्यांमार से नहीं मिलता। पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट है। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। इसके अलावा कोई राज्य नहीं मिलता। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो ये जो राज्य हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की, अभी हमने बता ही दिया। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है नागालैंड, क्योंकि नागालैंड किस तरफ हो जाता है? दूसरी तरफ। इसको नागालैंड किस तरफ? म्यांमार से सीमा लगाएगा। तो जो बांग्लादेश से नहीं मिल रहा वो दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो म्यांमार से है। तो अब नॉर्थ ईस्ट का एक बार मैप जरूर देखिएगा। नॉर्थ ईस्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कभी उनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कभी आसाम में कितने राज्यसभा सीट्स हैं, कभी लोकसभा सीट्स, या इस तरह की चीज़ें पूछती है। अदरवाइज ये ज्योग्राफी से तो डायरेक्ट पूछ ही रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है किससे? ये सबको मालूम, बचपन से हमने पढ़ा है, रेड क्लिफ लाइन से। डूरंड लाइन भारत और सीमा किससे निर्धारित करती है? वो है अफगानिस्तान। ये भी हम बचपन में पढ़ते हैं, बस याद रखने के लिए रखेंगे। डूरंड जो है लाइन, डूरंड कप किससे रिलेटेड है ये भी सोचना है आपको, बताइए। वो है फुटबॉल से। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। भारत और चीन की उत्तरी पूर्व सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है। आजकल इसमें चीन से हमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मैकमोहन रेखा जो है, और ऑल्दो चीन उसको नहीं मानता है। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य से। तो क्या कहते हैं? पाक स्टेट, पाक स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पाक जल डमरू मध्य, क्योंकि इस तरह से बन जाता है। इधर से भारत हो गया, इधर से ये, तो डमरू की शेप का बन गया, तो जल डमरू मध्य हिंदी में कहते हैं, इसको तो समझ सकते हैं। और स्ट्रेट ही बोलते हैं कि जहाँ से डिवाइड होता है 2 देश। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है। नेपाल, भूटान तथा चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम को अगर आप 7 सिस्टर्स में देखेंगे तो एक ऊपर सिक्किम, जो कि बाद में भारत का अंग बनता है।
तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से त्रिपुरा। त्रिपुरा को देखें तो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा है, क्योंकि वो ऐसे तीन तरफ से बांग्लादेश है और एक ही तरफ से भारत है। तो आगे बढ़ते हैं। भौतिक विभाजन देख लें हम। एक सेकेंड, हाँ। तो भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किस तरफ सरका है? तो उत्तर की तरफ सरका है, और उत्तर की तरफ सरकने से क्या हुआ है, जो प्लेट है वो बढ़ के ऊपर आई है और हिमालय का निर्माण हुआ है। जो ग्रेट हिमालय, सबसे नया जो पर्वत है दुनिया में वो हिमालय है, क्योंकि ये सरका और वहाँ पे क्या हुआ, बन गया हिमालय। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए, गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यदि हिमाचल पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव है, क्या होता? देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोग मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल होता, क्योंकि बहुत ठंडी बढ़ जाती है और दूसरी तरफ जो मानसून की बारिश होती है, जो हिमालय की वजह से रुक जाते हैं बादल, तो काफ़ी अच्छी वर्षा होती है और उसी की वजह से नॉर्दर्न जो प्लेन है वहाँ बहुत अच्छी फसल भी होती है। हम कृषि में बहुत आगे हुए और उसकी वजह से, क्योंकि पहले तो सिर्फ खेती ही होती थी, उसकी वजह से डेवलपमेंट, खेती की वजह से हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए थे। आज हम पीछे हो गए क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आ गई है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एवं सम्मानित में हुई गंगा मैदान की रचना एक अपगर्थ में हुई है। इसके बाद देखते हैं भारत का पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है कब? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। हमने बताया था भूमि ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पे पश्चिमी तट का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं। सही सम्मिलित कीजिए। दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियन, आदि नूतन। एक, हाँ, तो पश्चिम घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्ब्रियन। तो अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन हो गई। काफ़ी पुरानी है अरावली, सबसे पुरानी भारत के अंदर सबसे पुरानी है। नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन, बहुत रिसेंट है बनी हुई। जलोढ़ निक्षेप। केरल के कट्टनाड या कट्टनाडु प्रसिद्ध है कहाँ के लिए? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। हम कल फिर कुछ और चीज़ें जो पर्वत हैं, पर्वतमालाएं हैं, उनको लेके बात करेंगे। तो यहाँ पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस जो चल रही हैं वो चल रही है पॉलिटिकल साइंस के लिए और सोशियोलॉजी, हिंदी के लिए हमारी क्लासेस लगातार चल रही है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। GS की भी हमने शुरू कर दी है, तो उसी क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम अलग से मेहनत करते हैं। अगर आप ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते और YouTube की अपनी एक लिमिट है, तो हम बेसिक चीज़ें आप YouTube पे दे रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो किस तरह से ट्रिक्स बताना या सब करना वो क्लास में ही हो पाता है जब आप आमने सामने हो।
स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज़न को समझ पाना, जैसे हमने बता तो दिया अभी, टाइम निकालना, ये सारी चीज़, कितने लोग उसको समझ पाए कितने नहीं समझ पाए ये नहीं समझ में आता हमें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। आगे की चीज़ें और इंडियन ज्योग्राफी पे ही फोकस करेंगे हम, कुछ क्लासेस में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।